बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद गजनफर और आप समाअत फरमा रहे हैं इल्मे उर्दू अदब। बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा हमने उर्दू के बहाने से, ये सलीका सीखा। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद की जाती है आप खैर वफ़ियत से होंगे। आज का हमारा जो इल्मी टॉपिक है वो उर्दू के हवाले से है कि उर्दू कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, किस तरह परवान चढ़ी और ये वो खुदरो पौधा आज तरक्की की मनाजिल तय करते हुए किस मकाम पर खड़ा है। तो ये सारे बातें सारी डिस्कशन होगी इस छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक लिसानी जायज़े के मुताबिक इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर, इस अर्ज़ समा के अंदर कितनी ज़बानें बोली जाती हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक, एक लिसानी जायज़े के मुताबिक इस दुनिया के अंदर 8600 ज़बानें बोली जा रही हैं। तो सबसे बड़ी ज़बान कौन सी है? तो चीन की आबादी चूँकि सबसे ज़्यादा है, तो एक लिसानी जायज़े के मुताबिक चीन में सबसे बड़ी ज़बान बोली जा रही है चीनी ज़बान मैंडरिन है। तो दूसरे नंबर पर साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़बान अंग्रेज़ी ज़बान, इसका दूसरा नंबर है दुनिया के अंदर बड़ी ज़बानों में से। तो तीसरे नंबर पर फिर कौन सी ज़बान आती है? तो हम उर्दू ज़बान, कौमी ज़बान, और इसके बाद हिंदी ज़बान, इंडिया की कौमी ज़बान, दोनों को मिक्सअप कर लिया जाए तो ये तीसरी बड़ी ज़बान बन जाती है। तो इसके अलावा अगर हम इनका फ़र्दन जायज़ा लें तो चीनी ज़बान, अंग्रेज़ी ज़बान के अलावा ये तीसरी बड़ी ज़बान जो दोनों को मिक्सअप करने से हुई, तो उर्दू का नंबर आता है 22वां और हिंदी का ज़बान नंबर आता है 6। तो ज़बानों के ख़ानदान होते हैं। ये आपको हैरत होगी कि हर चीज़ के जिस तरह फैमिली होती है, ख़ानदान होते हैं, तो ज़बानों के भी ख़ानदान होते हैं। तो माहिर लिसानियात ने ज़बानों के ख़ानदान को दो बड़े ग्रुपों में तकसीम किया है। पहला जो है वो है पहला ख़ानदान आरियाई ख़ानदान, जो दुनिया का सबसे ज़बानों के लिहाज से बड़ा ख़ानदान है, और दूसरा जो ख़ानदान है वो है सामी ख़ानदान। तो आरियाई ख़ानदान में ना सिर्फ यूरोपी ममालिक शामिल हैं, बल्कि इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान की जितनी भी बोली जा रही हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अब देखते हैं कि सामी ख़ानदान में फिर कौन सी ज़बानें शामिल हैं। तो सामी ख़ानदान में अरबी और अबरानी, चंद ज़बानें और भी हो सकती हैं, ये शामिल हैं। यानी कि आरियाई के मुकाबले में ये सामी ख़ानदान जो है ज़बानों का, ये ज़रा मुख्तसर है, छोटा है। अब हम देखते हैं कि अपनी ज़बान उर्दू, इसने किस तरह इर्तिकाई मनाजिल तय की, किस तरह परवान चढ़ी। तो उर्दू चूँकि मानी है इसका लश्कर के, और ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू मुअल्ला कहलाता है, तो ये सबसे पहले इसको रीख्ता कहा जाता था। अब ये देखते हैं कि ये किस तरह वजूद में और कहाँ पैदा हुई। तो वजूद में आने का मतलब ये है कि क्योंकि इसका मानी है लश्कर का, तो लश्कर की बदौलत वजूद में आई। जब अरब से और अफ़गानिस्तान से जो जर्नेल आए, जो सिपाही आए, जिन्होंने आके यहाँ हुकूमत की इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बरसगीर के अंदर, तो उनको लश्कर की भी ज़रूरत हुई। तो जब उन्होंने लश्कर को कायम किया, वजूद किया, किले बनाए, तो उस लश्कर के अंदर, उस फ़ौजी यूनिट के अंदर मुख्तलिफ़ अफराद थे, मुख्तलिफ़ बोलियाँ बोलते थे, मुख्तलिफ़ लोग शामिल थे। तो उनके मुख्तलिफ़, यानी फ़ारसी भी आए, अरबी भी आए, क्योंकि अरब से आए थे ये लोग, अपने साथ ज़बानें भी लाए थे। तो यहाँ की एक खड़ी बोली होती थी वो, और इन ये सब मिक्सअप हो के एक नई ज़बान वजूद में आ गई, यानी एक खिचड़ी पक गई, एक मिक्सचर बन गया। तो इसको सबसे पहले रिख्ता का नाम दिया गया, हिंदवी ज़बान का नाम दिया गया, फिर उर्दू मुअल्ला का नाम दिया गया। तो ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती चढ़ती पंजाब में फैल गई, पंजाब से ये फिर दिल्ली में पहुंची, तो इस तरह दक्कन में भी चली गई, फैल गई, और आखिरकार ये 1837 में फ़ारसी को हटाकर इसको सरकारी ज़बान का दर्जा दे दिया गया। तो इन सब चीज़ों में जो है ना मुग़लिया ख़ानदान का भी बहुत हाथ है। अब हम देखते हैं कि उर्दू जो हमारी कौमी ज़बान है, इसके हरूफ़ तहजी कितने हैं। तो इसके 36 हरूफ़ तहजी हैं और 47 आवाज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि उर्दू जो तरक्की की मनाज़िल तय कर रही है, करती जा रही थी, तो इसको अब कौन सा सांप सूंघ गया है कि ये कमज़ोर क्यों पड़ गई है। तो कमज़ोर होने का सबब भी यही है, वजह भी यही है कि हमारे जो हुक्मरान हैं
وہ ہر دفعہ لیٹر جاری کر دیتے ہیں کہ یہ سرکاری زبان ہے، یہ ہماری اس کا نفاذ بھی ہو جائے گا، لیکن مزے کی بات ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لیٹر جاری کرتے ہیں وہ ہوتا انگلش میں ہے۔ اردو کی نفاذ کے لیے لیٹر جاری کرتے ہیں اور وہ لیٹر انگلش میں جاری ہوتا ہے، یعنی کہ ہماری جو حکومتی سرپرستی ہے وہ اس اردو قومی زبان، حالانکہ قومی زبان یکجہتی کا ذریعہ ہوتا ہے، اتحاد و اتفاق کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ مخلص نظر نہیں آتے۔ دیٹ از وائی، یہی وجہ ہے کہ ہماری قومی زبان کمزور پڑ رہی ہے۔ ہاں، رہی بات کہ ہم بھی قصوروار ہیں اس میں، کیونکہ اب سائنس و ٹیکنالوجی کی زبان بن گئی ہے انگریزی زبان، انگلش زبان، تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے بھی ساتھ ساتھ اردو کو چھوڑ کے انگریزی کے لفظ مکس اپ کر لیے ہیں۔ تو اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ یہ انگریزی زبان ہمارے اندر ایسے رچ بس گئی ہے جیسے شرفا کے جیبوں میں ٹچ موبائل، خچ موبائل بس گیا ہے۔ خیر، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کا سب سے پہلے لفظ کس نے استعمال کیا؟ تو ظہیر الدین بابر کے زمانے میں اردو کا لفظ سب سے پہلے استعمال ہوا۔ اس کی کتاب ہے تزک بابری، تو اس نے اس کا استعمال کیا اردو کا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اردو جو ہماری قومی زبان ہے، اس کو باقاعدہ قومی زبان کا درجہ کب ملا؟ تو 1837 میں جب فارسی کو ختم کر دیا گیا، اس کے بعد یہ قومی زبان کے طور پر انڈیا کے اندر جاری رہی، لیکن 1867 میں یعنی 1867 میں اردو ہندی کا تنازع کھڑا ہو گیا۔ تو اس تنازع میں کوشش یہی تھی کہ فارسی کے اور عربی کے لفظ جو اردو میں ہیں ان کو ہٹا کے سنسکرت وغیرہ کے لفظ یا ہندی کے لفظ یا برج بھاشا کے لفظ شامل کر دیے جائیں۔ خیر، یہ کوشش رہی، اس کے بعد یہ کوشش دم توڑ گئی، ان کی جو سازش تھی اردو ہندی تنازع، یہ دم توڑ گیا۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد کب جو ہے نا یہ کوشش کی گئی کہ پاکستان کے اندر قومی زبان اردو کو شامل کیا جائے اور یہ سرکاری زبان ہو؟ تو 1968 سے 1977 کے درمیان، یعنی 1968 سے 1977 تک یہ پوری کوشش کی گئی اس کو قومی زبان کا درجہ مل جائے، اور ہوا بھی ایسے ہی، لیکن آج تک یہ دفاتر کی زبان نہیں بن سکی، کیونکہ جو بھی لیٹر جاری ہوتا ہے وہ انگریزی میں جاری ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ کس طرح وجود میں آئی، تو تھوڑی سی ڈسکشن تو ہم نے پہلے بھی کر لی ہے۔ اب ایک ماہر لسانیات ہیں یا اولین محقق ہیں مولانا محمد حسین آزاد، اردو کے مایہ ناز نثر نگار رہے ہیں، تو یہ اپنی کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں کہ اردو کی ابتدا غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہو چکی تھی، یعنی یہ جو غیاث الدین بلبن سلطان تھا اس کا زمانہ ہے 13ویں صدی عیسوی کا، تو وہ کہتا ہے کہ اس کی ابتدا وہاں سے شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم جب 712 کو ہندوستان فتح کرنے کے لیے آئے، عرب سے آئے، تو اس وقت بھی کیونکہ فارسی ان کی زبان تھی، عربی زبان تھی، تو وہ ساتھ لے آئے انڈیا کے اندر، تو یہاں کی جو موجودہ زبان تھی کھڑی زبان، برج بھاشا زبان، وہاں یہ مکس اپ شروع ہو گئی زبان، تو اس طرح زبان لشکر کے طور پر وجود میں آ گئی۔ یہ نظریہ ہے محمد سلطان سید سلمان ندوی کا، کہ یہ جو محمد بن قاسم جب آیا تھا 712 کو، تو وہ اپنے ساتھ عربی اور فارسی لے آیا تھا، یہاں کی زبانوں کے ساتھ یہ زبان مکس اپ ہو گئی۔ یہ ہے سید سلمان ندوی کا نظریہ۔ اچھا، یہ نظریہ جو ہے نا ساتھ تقویت بھی دیتا ہے، کیونکہ یہ افغانستان سے سبکتگین کے بیٹے فرزند ارجمند، جس نے برصغیر پہ 17 حملے کیے، سلطان محمود غزنوی، تو وہ اپنے ساتھ زبانیں لے آیا، فوج بھی لے آیا، تو یہاں عوام کے ساتھ جب یہاں کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ جب ان کو بات چیت ہوئی تو یہ زبان وجود میں آنا شروع ہو گئی۔ اچھا، ایک اولین محقق اور بھی ہیں، وہ ہیں حافظ محمود شیرانی۔ حافظ محمود خان شیرانی، یہ بھی اردو میں اولین محقق کہلاتے ہیں، ان کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو اردو کی پیدائش ہے، جہاں اس نے جنم لیا، وہ ہے پنجاب کی سرزمین۔ پنجاب کی سرزمین میں یہ پلی پوسی، پرورش کی، یہ پروان چڑھی، دلہن بنی، اور اس کے بعد یہ دہلی تک پہنچی۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے اردو کی، یہ لاٹھی کے سہارے، لاٹھی کے آسرے سے چل رہی ہے۔ خیر، اب ہماری یہ ذمہ داری ہے،
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको फ़रोग़ दें ताकि हमारे अंदर कौमी यकजहती का जज्बा भी परवान चढ़े। अच्छा, बात हुई थी कि फ़ारसी कब ख़त्म हुई थी इंडिया के अंदर, तो मैंने पहले भी बताया 1837 को फ़ारसी ख़त्म हो गई थी, और ये दौर था मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल का, क्योंकि यहाँ बरसगीर के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेज़ हैं, वो अपने कदम जमा चुके थे। अब रही बात कि 1837 जब फ़ारसी ख़त्म हुई तो कौन सी ज़बान सरकारी ज़बान बनी, तो डेफिनेटली हमारी कौमी ज़बान उर्दू वही जो है ना सरकारी ज़बान के तौर पर आई। उसके बाद 1867 में जो है ना मैंने आपको बताया उर्दू हिंदी तनाज़ा भी खड़ा हो गया। अब हम देखते हैं कि फिर उर्दू का अरूज का दौर कौन सा दौर है, यानी सुनहरी दौर कौन सा है, तो वो उर्दू का दूसरा दौर कहलाता है, जो बहुत ही सुनहरी दौर है, बहुत ही अच्छा दौर है। इसमें बहुत से शुरा कराम पैदा हुए, बहुत से अदीब पैदा हुए, बहुत से दानिशवर पैदा हुए, जिन्होंने बहुत कुछ उर्दू के हवाले से लिखा, उर्दू में बहुत कुछ लिखा। यानी ये साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़बान भी बन गई उर्दू, उसके साथ दीन की ज़बान भी बन गई, रिलीजियस किताबें भी लिखी जाने लगीं। तो ये 19वीं सदी का दौर और 18वीं सदी का दौर जो है ना उर्दू का सुनहरी दौर कहलाता है। इसमें अहम शुरा में वली दक्कनी, जिसको बाबा आदम गज़ल कहा जाता है, ये है। उसके बाद मीर तकी मीर, जिसको खुदाए सुकून कहा जाता है, दर्द का शायर है, अपना मकाम पैदा किया है शायरी में। उसके बाद रफ़ी सौदा हो गया, ख्वाजा दर्द हो गया, नज़ीर अकबर अब्बादी जो अवामी शायर कहलाता है, ये भी 18वीं सदी ईस्वी का शायर है। इसके बाद हैदर अली आतिश हो गया, इमाम बख्श नासिक हो गया, उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ हो गए। तो ये सारे चोटी के शुरा हैं और ये सारे 18वीं सदी ईस्वी के हैं, और यही वक्त था जब उर्दू अपने जोबन पर थी। इसके बाद हम देखते हैं कि उर्दू जो आज मौजूदा मकाम है, तो ज़रा अफसोसनाक मकाम है, क्योंकि हुकूमत सरपरस्ती नहीं कर रही और जो अदीब हैं, दानिशवर हैं, वो भी खामोश पड़े हैं। तो हमें चाहिए कि हम इसको परमान चढ़ाएँ, प्रमोट करें, तरक्की दें। अच्छा, हम जो है ना सारे स्कूल वाले, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वालों ये इस दर पे पढ़े हैं कि अंग्रेज़ी 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 का रट्टा लगाया हुआ है। हालांकि जब हमारे अंदर अंग्रेज़ी ज़बान रच बस जाएगी तो हमारी अगली कोशिश होगी कि हम अंग्रेज़ लगें, लबोलहजे से अंग्रेज़ लगें, बोलने में अंग्रेज़ लगें। जब हमारे अंदर बोलने का स्टाइल भी अंग्रेज़ी, लिबास भी अंग्रेज़ी आ गया, तहज़ीब भी अंग्रेज़ी आ गया, तो डेफिनेटली इसका असर ये पड़ता है कि हम फिर अपनी तहज़ीब और कल्चर में भी अंग्रेज़ी लगने जा जाते हैं। इस तरह फिर मज़हब से दूरी हो जाती है, इस्लाम से दूरी हो जाती है। तो जो ज़बान होती है इसका बहुत असर व रसूख होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसमें चंद हमने कोशिश की मालूमात प्रोवाइड करने की, मुहैया करने की, उम्मीद की जाती है कि पसंद भी आएगी। दाग देलवी ने कहा था, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबां की है, वमा अलैना इल्लल बलाग।